बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी हमले में जान गंवाने वाले एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को कांधा दिया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले भरतलाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 4 घायल जवान खतरे से बाहर हैं। हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हम जल्द ही नक्सलवाद को समाप्त भी करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बीजापुर जिला के अंतर्गत कर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए रेल हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि घायलों की संख्या भी अभी तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मौतों की पुष्टि की है, जिसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों के उचित उपचार के आदेश दिए हैं। यूपी के राहत आयुक्त ने जानकारी दी कि लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की एक टीम को गोंडा भेजा गया है। ट्रेन दुर्घटना में बचाव कार्य के लिए 5 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। साथ ही साथ घटनास्थल पर और एम्बुलेंस भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि घायलों को प्राथमिकी उपचार भी दिया जा रहा है। रेलवे के करीब 7-8 लोग बहाली को लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट कर देंगे। कितना दूरी की ट्रैक जो खुला था जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था? 500 मीटर ट्रैक पूरा ध्वस्त हो गया। तो कितनी ट्रेनें प्रभावित हैं अभी इससे और कब तक बहाली की उम्मीद है? नहीं, ट्रेनें तो डाइवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई थी, तो शाम तक हम करा। जैसे अपलाइन की बात की गई कि इसको रिस्टोर किया गया, लेकिन अपलाइन पे भी ट्रेन नहीं चल पा रही है क्योंकि अभी रेस्टोरेशन आप जैसे देख रहे हैं इस पे भी हम रेस्टोरेशन की सामग्री ला रहे हैं। इस कारण से इसको हम अभी नॉर्मल ट्रेनें नहीं चला रहे हैं। अपलाइन पर कब तक एक लाइन पे कब तक बहाल हो पाएगी? ये तो अभी 3-4 घंटे में हो जाएगी। जैसे ही हम सामग्री पूरी आ जाए, ये हमारा जो बिजली की तार है ऊपर वाली 2-3 घंटे लगते हैं। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिस तरीके की तस्वीरें जो है कल देखने को मिली, जिसमें कि आपको बताते चले कि रेलगाड़ी की बोगियां पटरी से पलट गई थी और जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि इस हादसे में अब तक जो आंकड़ा है मौत का वो 4 हो गया है। आपको बता दें कि बीते कल 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। वहीं लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिसमें आज एक और यात्री ने दम तोड़ दिया और जिसको मिलाकर अब मौत का आंकड़ा 4 हो चुका है। आपको बताते चले कि जान गंवाने वाले लोगों के जो परिजन हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है और जिसमें सरकार की ओर से तमाम तरीके के ऐलान किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी लगातार गोंडा ट्रेन हादसे पर संज्ञान लिया जा रहा है और उसमें उनके द्वारा लगातार राहत बचाव जो कार्य है उसको युद्ध स्तर पर चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिस तरीके की ये भयावह तस्वीरें
तस्वीरें कल देखने को मिली हैं, उसके बाद से ही पूरे तरीके से प्रशासन के साथ साथ सभी बचाव दल अपने कार्य में जुटे हुए हैं और जिसमें बीते दिन ही जो भी यात्री थे उन सभी को बोगियों से बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि कई यात्री ऐसे थे जो बोगियों में फंस गए थे और जिन्हें बोगियों को काटकर यानी कि जो कटर होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोगियों से बाहर निकाला गया। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक भी कितने यात्री जो है वो इस हादसे में घायल हुए हैं, इसका पूर्ण तरीके से जो आंकड़ा है वो साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार जो है इस हादसे में अभी तक 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले कि मौत के आंकड़े को लेकर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के नकोटा में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बन रहे सिग्नेचर पुल का एक हिस्सा गुरुवार की शाम ढह गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उस वक्त पुल के टावर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और जिसके चलते किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ब्रिज के आसपास भी कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले साल 2022 में भी यह पुल गिर गया था और जिसमें 2 मजदूरों की मौत होने की खबर सामने आई थी। शुक्रवार को हुए हादसे की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि नरकोटा में रेलवे की मदद से करीब 66 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर पुल का निर्माण किया जा रहा है और इस पुल की जो लंबाई है वो तकरीबन 110 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 29 मीटर है और इसका निर्माण साल 2021 में शुरू किया गया था और जिसमें अभी तक भी यह पुल निर्माणाधीन है। तो आपको दिखा रहे हैं जो हम तस्वीरें, ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है जहां पे एक निर्माणाधीन पुल जिसका जो शिलान्यास है, जो जिसकी शुरुआत है, जो उसकी शिला है वो 2021 में रखी गई थी और जिसके बाद अभी तक भी इस पुल का जो कार्य है वो निर्माणाधीन था। लेकिन बीते कल जो है ये पुल पानी के बहाव के चलते ढह गया। लेकिन इसमें गनीमत जो है वो जो अच्छी खबर जो है वो यह रही कि इस समय पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस पुल का निर्माण हो रहा है वो 3 साल से यह पुल बन रहा है और जिसमें लगातार जो निर्माण के काम है वो किए जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दूसरी बार यह हादसा हुआ है कि जब यह पुल पानी के बहाव के चलते ढह गया और जिसमें कि आपको बताते चले इससे पहले जब यह पुल ढहा था तो उस समय 2 मजदूरों के मौत होने की खबर सामने आई थी और इस बार जब ये पुल ढहा है तो फिलहाल सिर्फ यही रहा है कि इस बीच किसी के मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को हरियाणा के सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग ढांसा इस समय मौजूद रहे। आपको बताते चले कि संजय सिंह ने भी इस दौरान संबोधन किया और उन्होंने कहा कि यहां की सभी 90 सीटों पर दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीएम अरविंद केजरीवाल का यह जन्म स्थान रहा है और उनका जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने आगे चलकर राजनीति में काम किया। आगे इस बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल,
अब लाएंगे केजरीवाल। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए, तब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है और सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6-6.5 हजार ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6.5 हजार गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ। आज तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद रहे। और वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जिसको देखते हुए अब आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के दल में कूदने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गई है और जिसमें तमाम तरह की जनसभाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा दिल्ली की झुग्गियों में तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आप के वरिष्ठ नेता और विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में 2014 से 7 सांसद भाजपा के हैं और इन 11 सालों में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और अब ये लोग दिल्ली को तोड़कर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार की एजेंसी रेलवे ने पटेल नगर व बरार स्क्वायर की हजारों झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस लगाया है, लेकिन वहां की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज प्रभावित लोगों के फोन तक नहीं उठा रही है। कुछ दिन पहले ही डीडीए ने चांदनी चौक इलाके में कई झुग्गियों को तोड़ दिया, लेकिन स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कोई भी आपत्ति इस पर नहीं आई और इन दिनों कार्रवाइयों में भाजपा सांसदों की चुप्पी यह बता रही है कि इस तोड़फोड़ के बाद जो जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नई दिल्ली की सांसदा बांसुरी स्वराज जी गायब है, कोई संपर्क में नहीं है, किसी से कोई मुलाकात नहीं है, ना किसी से कोई बातचीत है। लोगों के घर टूटते हैं, टूट जाने दो, लोगों के घर उजड़ते हैं तो उजड़ जाने दो, इनको अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं है। वहीं दूसरी जगह जो हमारे चांदनी चौक के सांसद हैं वो भी गायब हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं कहां पे है। 5 दिन हो गया वो सारे घर तोड़े हुए, अभी तक गए तक नहीं देखने, झूठा दिलासा भी देने नहीं गए, कोई बात नहीं हम बात करते हैं जी, आप परेशान मत हो।
ये जिम्मेदार लोग हैं, सांसद लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो 11 साल से दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़ी क्लियर मांग करती है, ये टोटल इलीगल डिमोलिशन की गई है। सिविल लाइन इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो आजादी के समय से हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार के लोग वहां रहते हैं, 70 से 80 साल से वहां रह रहे हैं और उनके घर तोड़े गए हैं। क्या किसकी डायरेक्शन पे तोड़ा गया है? क्या ये डीडीए के अधिकारियों ने तोड़ा, या ऊपर से एलजी साहब के डायरेक्शन से, या हमारे जो सांसद महोदय उनके डायरेक्शन से, या उसके ऊपर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उनके किसकी डायरेक्शन पे तोड़ा गया है? इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो नोटिस रेलवे के माध्यम से लगाया जा रहा है कि आपके घर तोड़ देंगे 4 दिन में 5 दिन में, वो नोटिस किसके आदेश पे लगाए जा रहे हैं? कौन लगा रहा है? वो आदेश कर रहा है कौन? वो उसके पीछे कौन है? क्या बांसुरी स्वराज जी है उसके पीछे? क्या वो अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, या रेलवे मिनिस्टर उसके पीछे? कौन है इसके पीछे? इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक भी काम नहीं करते, 11 साल से ये राजा बन के घूम रहे हैं, एक भी काम इन्होंने नहीं किया पूरी दिल्ली के अंदर, और अब दिल्ली को उजाड़ने में लगे हुए हैं। चांदनी चौक तोड़ रहे हैं, कल आपका इंदरपुरी इलाके में तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद परसों कहीं नया इलाका लेके आ जाएंगे। तो कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, ढेले भर का कोई काम नहीं करते। आज 50 दिन लगभग हो गए इनको सांसद बने हुए, 1 रुपए का कहीं कोई विजिट नहीं, किसी इलाके में गए नहीं। जब से चुनाव जीते तब से गायब है, जाते हैं बस माला पहन के लड्डू खा के निकल लेते हैं, कोई काम धाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी दिल्ली की जनता। ये पूरी तरह से गलत है। आम आदमी पार्टी मांग करती है ये दोनों जो इंसिडेंट हुए उसके पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उलूल जुलूल बातें मत करो मीडिया में कि ये है वो है, ये है वो है। ये आपका डिपार्टमेंट है, आपके अधिकारी इस पे एक्शन कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको रोकना। अगर आप नहीं रोकते तो आप पूरी तरह से फेल हैं। हम कोर्ट तो जा ही रहे हैं, कोर्ट से भगवान ने चाहा तो वहां से भी हमें न्याय मिलेगा, लेकिन ये आप जो कर रहे हो, आप लोग जो ये कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग, ये पूरी तरह से गलत है। दिल्ली को बर्बाद करने की पूरी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सारे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये काम नहीं रुकता, अगर कोई एक्शन नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसमें पूरी तरह से मिले हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी की कोलकाता टीम ने गुरुवार को बिहार शरीफ में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई और यह कार्रवाई क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है और जिसमें 5in नामक गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नगर थाना अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए एक स्थानीय अधिवक्ता के यहां पर भी जांच की गई है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी में इतने गोपनीय तरीके से की गई है कि कोई भनक तक नहीं लगी। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार यह एक मामला जो है वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुड़ा हुआ है और इस रैकेट में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से गेमिंग ऐप से कमाए गए करोड़ों रुपए विदेशों में भेजे जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जी हां, आपको बताते चले कि बेलगाम अपराधियों ने पटना में सरेआम मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दिहाड़े पटना पुलिस के इकबाल को ताक पर रखते हुए पटना में दिन दिहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर
2 लोगों को गोली मार दी गई। आपको बताते चले कि इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार नौबतपुर थाने के कोरावा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने गुरुवार को 2 युवकों को गोली मार दी थी और जिसके बाद वारदात में एक की मौत हो गई, जो कि घटनास्थल पर ही हो गई थी, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक से हथियार को लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची और जिसके बाद जांच शुरू की गई। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की पहचान नौबतपुर के कोरावा गांव के निवासी चीकू कुमार के रूप में की गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी नौबतपुर के कोरावा गांव के निवासी पप्पू कुमार है। आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोरावा में चीकू कुमार पिता वीरेंद्र सिंह की अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एफएसएल टीम तथा तकनीकी टीम को सूचित किया गया है तथा सबको पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है तथा अन्य अपेक्षित बिंदु इस पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बिहार के विक्रमगंज से है, जहां पर शहर में सासाराम रोड स्थित शिव ग्रैंड होटल में शराब पार्टी करने के आरोप में 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि गिरफ्तार लोगों में 4 लोग विक्रमगंज थाना क्षेत्र के हैं, तो वहीं जबकि अन्य 19 यूपी के विभिन्न जगहों के बताए जा रहे हैं। पुलिस बीती रात छापेमारी कर हिरासत में लेकर इन लोगों से गहन पूछताछ करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सभी किस उद्देश्य से एक साथ इकट्ठे हुए थे। थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और थाना अध्यक्ष ने बताया कि मोरोना जो है निवासी मनीष कुमार मिश्रा, दुर्गाडीह निवासी अमित कुमार चौबे और मठिया निवासी धनजीत सिंह को जो है नशे की परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।